नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज़ में। मैं हूँ रोज़ी सिन्हा और आज हमारे साथ उपस्थित हैं आरटीआई एक्टिविस्ट और पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर ब्रह्मदत्त जी, जो कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। तो आज हम उनसे हरियाणा की वर्तमान स्थिति को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, अभी रिसेंट में केंद्र सरकार ने एक किसान बिल पास किया है। उसका विपक्षी पार्टियों ने बहुत ज़ोर शोर से विरोध किया, लेकिन फिर भी सरकार अपने स्टैंड पर बनी रही। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? देखिए, अकेला विपक्षी पार्टियों ने ही इन तीनों कानूनों का विरोध नहीं किया, बल्कि 50 के करीब संस्थाएं जो किसानों की हैं उन्होंने विरोध किया है और बाकी 150 के करीब संस्थाएं भी विरोध आंदोलन नहीं कर रही हैं, लेकिन वो भी विपक्ष में के साथ विरोध कर रही है। इसका विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष अथवा जो हमारी किसानों की संस्थाएं हैं? क्योंकि ये तीनों के तीनों बिल किसान विरोधी हैं, मालदारों के हक में हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था, हरियाणा सरकार का एक एडवर्टाइजमेंट निकला है, लेकिन वो खामोश हैं उन मुद्दों पर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं किसानों के लिए। जैसे भंडारण पर कोई सीमा नहीं है, कितना ही आप इकट्ठा कर लीजिए, अदानी अंबानी चाहे हिंदुस्तान का अनाज ख़रीद के गोदामों में डालें, कोई सीमा नहीं रही है। नतीजा क्या होगा? वो सस्ते में ख़रीद लेंगे और अपनी मर्ज़ी से फिर तेज़ बेचेंगे। इसी तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका कहीं भी उस तीनों बिलों में ज़िक्र नहीं है। आखिर किसान को कैसे मजबूर किया जाएगा कि वो इन बिलों को स्वीकार कर ले? कैसे मजबूर करेंगे आप किसानों को? उनका आंदोलन कुचल कर करेंगे, उनको क्या नुकसान पहुंचाएंगे? वो क्यों इसके ख़िलाफ़ हैं? इसलिए कि वो इनके विरोध में है। कहीं भी जिक्र नहीं है तीनों बिलों में एमएसपी का, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। इसलिए सारे के सारे किसान संस्थाएं आंदोलन कर रही हैं। एक समझ नहीं आता है, क्या सरकार के पास जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं वो उन लोगों से ज़्यादा काबिल हैं जो किसानों के लिए सारा जीवन जिन्होंने दिया है, किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों के कल्याण की सोचते हैं। इसलिए ये तीनों के तीनों बिल मालदारों के हक में हैं। उनको खुली छूट दी जा रही है कि किसी तरीके से भी वो अपना फ़ायदा सोचें, अपने फ़ायदे के लिए काम करें, किसान जाए भाड़ में। आप हरियाणा के और फरीदाबाद की कानून व्यवस्था को किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत ख़राब है। मैं क्या, सभी जानते हैं और ये फिगर्स हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के भी हैं, हरियाणा के भी हैं। क्राइम बढ़ रहा है दिन पर दिन। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैं तो बहुत लिखता रहा हूँ, सैकड़ों शिकायतें भी मेरी हैं कि इस सरकार का, ख़ास तौर से खट्टर सरकार का, पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि जो लोग जाते हैं अपनी शिकायतें लेकर के एफआईआर कराने के लिए, एफआईआर नहीं होती। कानून ये है सीआरपीसी का भी, और सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश और सारे प्रदेशों के एक कानून पास किया, एक जजमेंट दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के पुलिस थाने में जाता है और उस शिकायत में कोई भी संज्ञान लेने लायक सच्चाई है, तथ्य है, तो उस पर फ़ौरन एफआईआर होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर नहीं करता है तो उस अधिकारी के ख़िलाफ़ शिकायत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैंने आरटीआई में पूछा, क्या आपने एक भी मामला हरियाणा में कोई मिला है जहाँ उसकी शिकायत दर्ज ना हुई हो? क्या आपने एक भी अधिकारी को सज़ा दी है? लेकिन उसका जवाब आया है कि हमने किसी को सज़ा नहीं दी, क्योंकि पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति थाने में जाता है तो उसका दिमाग थोड़ी ख़राब है, अपनी शिकायत लेकर के जाता है ना। उसके दो ही तरीके हैं, या तो डीडी जिसे रोज़नामचा कहते हैं, उसमें एंट्री करने के पश्चात उसको कह देना चाहिए आप न्यायालय में जाइए, पुलिस इसमें दखल नहीं दे सकती। दूसरा है उसका एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर नहीं होगी, महीनों पड़ी रहेंगी। मैंने खुद उनको कहा है कि ये शिकायत इस तारीख को थाने में दी गई,
उन्होंने एक्नॉलेज किया, रिसीट किया और एफआईआर नहीं हुई। आपने क्या एक्शन लिया? पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है इनका। इसी का नतीजा है कि कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, जर्जर है, और ख़ास तौर से महिलाओं, हमारी बेटियों, हमारे बहनों, हमारी माँओं की इज़्ज़त सेफ़ नहीं है हरियाणा में। सर, आज ही हरियाणा विधानसभा में राइट टू रिकॉल बिल पास हुआ है पंचायती राज के लिए, तो आपको नहीं लगता कि लोकसभा में भी होना चाहिए? मुझे लगता है, और दुनिया के प्रजातंत्रों को देखते हुए, लोकसभा में भी नहीं होना चाहिए, राज्यसभा में भी नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा एक अनिश्चितता का वातावरण बन जाएगा। अब रहा सवाल कि पंचायतों में, पंचायत समितियों में, पंचायत परिषदों में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैंने तो मणिशंकर अय्यर जो उस वक्त के मंत्री थे पंचायत राज के भारत सरकार में, उनको भी कहा था, हमारे देहात की पंचायतें थी, कोई समस्या अगर होती थी गांव में, लोग बड़े बूढ़ों को बुलाते थे, समझदार लोगों को बुलाते थे, अपनी समस्या रखते थे, और वो ईमानदारी से, बुज़ुर्ग लोग ईमानदारी से फ़ैसला कर लिया करते थे। यही तो मुंशी प्रेमचंद ने जब कहा कि हमारे जो पंच हैं वो भगवान का दूसरा रूप है, पंच परमेश्वर, उन्होंने किताब भी लिखी। वो वातावरण काफ़ी दूषित हो गया जब पंचायत के लोग चुने जाने लगे। जब वो वोट लेकर के चुने जाएंगे तो वो अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों का हमेशा समर्थन करेंगे, उनका साथ देंगे। लेकिन जो कुछ बाकी भी बचा था इन कानूनों से, जो उन्होंने अब प्रपोज़ किया है कि पंचायत समिति, ज़िला परिषद और ग्राम पंचायत, इनमें 1 वर्ष के बाद 1/3 यदि वोटर चाहें तो दोबारा चुनाव करने के लिए मांग कर सकते हैं, इनके खिलाफ प्रस्ताव पास कर सकते हैं अविश्वास का। इससे बिल्कुल गांव का माहौल और ख़राब हो जाएगा। सारा साल एक दूसरे में आपस में वैमनस्य और नफ़रत का वातावरण बन जाएगा। इसलिए इस तरह के कानून पास नहीं करने चाहिए। हरियाणा तो एक अजीब बात है, पहले पास कर दिया कि पंच और सरपंच शिक्षित होने चाहिए। आप मेंबर पार्लियामेंट को तो उम्मीद नहीं करते, उनके लिए कोई कानून नहीं है, वो तो अशिक्षित भी रह सकते हैं, लेकिन पंच और सरपंचों को शिक्षित होना चाहिए। हरियाणा का समझ नहीं आता है कि किस तरीके से ये सरकार काम करती है। मुझे तो लगता है कि खट्टर साहब अपने दिमाग से कम काम लेते हैं, वो अधिकारी या और मालदार लोग उनको रास्ता दिखाते हैं, उस पर वो चल पड़ते हैं, और उसका नतीजा हो रहा है कि हरियाणा भुगत रहा है इनके परिणाम। सर, अभी 75% प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को और स्थानीय निवासियों को हरियाणा के आरक्षण देने की मांग हुई है। आरक्षण देने का विधेयक पास हुआ है और 25% बाहर का। तो आपका इसमें क्या कहना है? मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ, हालांकि हरियाणा का हूँ। हरियाणा के लोग कहेंगे आप हरियाणा के ही लोगों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हमारा संविधान, हमारा देश का जो तंत्र है वो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश में। कोई भी कहीं नौकरी कर सकता है, कोई भी कहीं व्यापार कर सकता है, सारा देश एक है, हम सब भारतवासी हैं। अगर उसमें हरियाणा ये कानून पास करता है, कल को महाराष्ट्र भी यही पास करेगा। फिर शिवसेना जो कहती थी कि मुंबई वालों के लिए यही है और बाकी सब यहाँ से भाग जाएं, वो क्या गलत था? इस तरीके से कल को दिल्ली वाले कहेंगे कि दिल्ली वालों के लिए दिल्ली है, बाकी सब भाग जाएं, ये क्या तरीका है? इसलिए काबिलियत के आधार पर ही नौकरियां मिलनी चाहिए। हाँ, वहाँ मेरे एक एतराज़ है कि काबिलियत का जो परख है वो भी ये होना चाहिए कि उनको शिक्षा भी या शिक्षा के अवसर भी बराबर के मिलें। एक गरीब आदमी है, एक गांव का आदमी है जहाँ किताबें भी नहीं मिलती हैं, शिक्षक भी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो वहाँ का बच्चा मुकाबला उन स्कूलों के बच्चों से नहीं कर सकता जहाँ ये सब सुविधाएं हैं। लेकिन ये जो 75% और 25% की आपने बात की है, ये देश के हित में अगर हम सोचें, हरियाणा के हित से ऊपर उठ करके सोचें, तो ये गलत है, ठीक नहीं है।
खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।